नमस्ते दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है हमारे YouTube चैनल TUV ग्लोबल इंडिया में। दोस्तों, अभी तक हमने ISO 9001 रेशियो 2015 के क्लॉज 4.1 और क्लॉज 4.2 को डिटेल में समझा। हमने देखा कि ऑर्गेनाइजेशन अपने इंटरनल और एक्सटर्नल कॉन्टेक्स्ट को कैसे समझती है और फिर यह आइडेंटिफाई करती है कि उसके इंटरेस्टेड पार्टीज कौन हैं और उनकी कौन सी नीड्स और एक्सपेक्टेशंस क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए रेलेवेंट हैं। अब जब ऑर्गेनाइजेशन को ये क्लियर हो चुका है कि वह किस एनवायरनमेंट में ऑपरेट कर रही है और किन स्टेक होल्डर्स की रिक्वायरमेंट्स को कंसिडर करना है, तो अगला लॉजिकल स्टेप आता है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की बाउंड्री तय करना। यहीं से स्टार्ट होता है ISO 9001 रेशियो 2015 क्लॉज 4.3 यानी डिटर्मिनिंग द स्कोप ऑफ द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। इस क्लॉज का फोकस यह है कि ऑर्गेनाइजेशन क्लियरली डिफाइन करे कि उसका QMS कहां से स्टार्ट होता है और कहां तक अप्लाई होता है। अगर QMS का स्कोप क्लियर नहीं होगा तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज कंफ्यूज होंगी, प्रोसेसेस ओवरलैप करेंगे और ऑडिट्स के दौरान मेजर इश्यूज सामने आ सकते हैं। इसीलिए क्लॉज 4.3, क्लॉज 4.1 और 4.2 के इमीडिएटली बाद आता है, ताकि कॉन्टेक्स्ट और इंटरेस्टेड पार्टीज की अंडरस्टैंडिंग को एक क्लियर और डिफाइंड QMS स्कोप में कन्वर्ट किया जा सके। अब इसी फ्लो को आगे बढ़ाते हुए हम डिटेल में समझेंगे कि QMS स्कोप क्या होता है। ISO 9001 रेशियो 2015 इसमें ऑर्गेनाइजेशन से क्या एक्सपेक्ट करता है और प्रैक्टिकली स्कोप कैसे डिफाइन किया जाता है। ओवरव्यू ऑफ क्लॉज 4.3। अब क्लॉज 4.3 को सिस्टमैटिकली समझते हैं और देखते हैं कि ओवरव्यू ऑफ क्लॉज 4.3 हमें क्या सिखाता है। ISO 9001 2015 का ये क्लॉज ऑर्गेनाइजेशन से यह रिक्वायर करता है कि वह अपने क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का स्कोप क्लियरली डिफाइन करे। स्कोप का मतलब होता है ये साफ साफ बताना कि QMS में क्या इंक्लूड है और क्या एक्सक्लूड है। यही स्कोप ISO 9001 की एप्लीकेबिलिटी और ऑर्गेनाइजेशन की बाउंड्रीज को डिफाइन करता है। अब स्कोप डिफाइन करना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्लियर स्कोप ये क्लैरिफाई करता है कि ISO 9001 ऑर्गेनाइजेशन में कहां अप्लाई होता है। इससे एम्प्लॉयज, ऑडिटर्स और कस्टमर्स तीनों के लिए कंफ्यूजन अवॉइड होती है। जब स्कोप क्लियर होता है तो QMS फोकस्ड रहता है और सिर्फ फॉर्मल रिक्वायरमेंट नहीं बनता। अब स्कोप कुछ बेसिक सवालों के आंसर देता है। ऑर्गेनाइजेशन किन प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को कवर कर रही है, कौन कौन सी लोकेशंस, फंक्शंस या डिपार्टमेंट स्कोप में इंक्लूडेड हैं, और अगर कोई एक्सक्लूजन है तो क्या वह जस्टिफाइड है या नहीं। ISO 9001 में क्लॉज 4.3 की रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूरे QMS के लिए एक रेफरेंस पॉइंट की तरह काम करता है। ऑडिटर्स इसी स्कोप के बेसिस पर समझते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन की बाउंड्रीज क्या हैं और स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट्स कहां एप्लीकेबल हैं। इसी वजह से क्लॉज 4.3 इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन और स्मूथ ऑडिटिंग दोनों को सपोर्ट करता है। व्हाट इज द QMS स्कोप? अब क्लॉज 4.3 को और क्लियर करने के लिए सबसे बेसिक क्वेश्चन समझते हैं। QMS स्कोप आखिर होता क्या है? QMS स्कोप एक फॉर्मल स्टेटमेंट होता है जो ये डिफाइन करता है कि क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम कितना विस्तृत है और किन एक्टिविटीज, प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को कवर करता है। सिंपल वर्ड्स में कहें, स्कोप यह एक्सप्लेन करता है कि ISO 9001 की रिक्वायरमेंट्स ऑर्गेनाइजेशन में कहां और कैसे अप्लाई होती हैं। अब देखें तो स्कोप में आमतौर पर क्या क्या इंक्लूड होता है। ऑर्गेनाइजेशन किस टाइप ऑफ बिजनेस या एक्टिविटी में है, वह कौन से प्रोडक्ट्स या सर्विसेज प्रोवाइड करती है, कौन कौन सी लोकेशंस या साइट स्कोप में कवर्ड हैं, और कौन से प्रोसेसेस और फंक्शंस QMS के अंडर आते हैं। अब यह भी समझना जरूरी है कि स्कोप क्या नहीं होता। स्कोप कोई मार्केटिंग स्टेटमेंट नहीं है, ये डिटेल्ड प्रोसेस डिस्क्रिप्शन भी नहीं होता और न ही यह वेग या जेनेरिक होना चाहिए जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन पर अप्लाई हो जाए। अब ऑडिटर स्कोप पर इतना फोकस क्यों करते हैं? क्योंकि पूरा ऑडिट प्लानिंग स्कोप के बेसिस पर किया जाता है। जो भी एक्टिविटी स्कोप के अंदर आती है उसे ISO 9001 रिक्वायरमेंट्स कंप्लाई करनी ही होंगी, और जो एक्टिविटी स्कोप के बाहर हैं वे ऑडिट के दायरे में नहीं आती। इसीलिए क्लॉज 4.3 में स्कोप को क्लियर, स्पेसिफिक और रियलिस्टिक रखना बहुत क्रिटिकल माना जाता है। पर्पस ऑफ डिफाइनिंग द QMS स्कोप। अब समझते हैं कि QMS स्कोप डिफाइन करने का पर्पस आखिर क्या है।
और आईएसओ 9001 इस पर इतना जोर क्यों देता है? आईएसओ ये रिक्वायरमेंट इसलिए रखता है ताकि यह क्लियरली आइडेंटिफाई हो सके कि क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम कहाँ एप्लीकेबल है। इससे यह एंश्योर होता है कि सारी रेलेवेंट एक्टिविटीज आईएसओ 9001 के कंट्रोल में लाई जाएं। क्लियर स्कोप इम्प्लीमेंटेशन और ऑडिट्स के दौरान मिसअंडरस्टैंडिंग को अवॉइड करता है। एम्प्लॉयज, ऑडिटर्स और कस्टमर्स तीनों के लिए क्लैरिटी बनी रहती है। अब एक क्लियरली डिफाइंड स्कोप के बेनिफिट्स देखें। एम्प्लॉयज को साफ पता होता है कि कौन सी एक्टिविटीज कवर्ड हैं और किन प्रोसेसेस को QMS कंट्रोल्स फॉलो करने हैं। कस्टमर्स और अदर इंटरेस्टेड पार्टीज भी यह समझ पाते हैं कि सर्टिफिकेशन एग्जैक्टली किस चीज को कवर करती है और ऑडिट्स ज्यादा फोकस्ड और इफेक्टिव बनते हैं। स्कोप का रोल सिर्फ स्टेटमेंट तक लिमिटेड नहीं है, ये QMS प्लानिंग को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है। प्रोसेस आइडेंटिफिकेशन, रिस्क और अपॉर्चुनिटी प्लानिंग और क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स तीनों स्कोप से डिराइव होते हैं। अगर स्कोप गलत डिफाइन किया गया हो तो रिस्क्स मिस हो सकते हैं, ऑडिट नॉन कन्फॉर्मिटीज आ सकती हैं और सर्टिफिकेशन से रिलेटेड इश्यूज भी क्रिएट हो सकते हैं। इसीलिए स्कोप डिफाइन करना टॉप मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी मानी जाती है। स्कोप हमेशा ऑर्गेनाइजेशन की एक्चुअल बिजनेस ऑपरेशंस को रिफ्लेक्ट करना चाहिए। इनपुट्स रिक्वायर्ड टू डिफाइन द QMS स्कोप। अब समझते हैं कि QMS स्कोप डिफाइन करने के लिए कौन कौन से इनपुट्स जरूरी होते हैं। सबसे पहले ये क्लियर होना चाहिए कि QMS स्कोप को आइसोलेशन में डिसाइड नहीं किया जा सकता। स्कोप हमेशा ऑर्गेनाइजेशन की रियलिटी पर बेस्ड होता है। आईएसओ 9001 के अकॉर्डिंग स्कोप डिफाइन करते समय 3 मेजर इनपुट्स कंसिडर किए जाते हैं: ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट, इंटरेस्टेड पार्टीज और उनकी रिक्वायरमेंट्स, और एक्चुअल बिजनेस एक्टिविटीज। सबसे पहले क्लॉज 4.1 ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट से मिलने वाले इनपुट्स देखें। इंटरनल साइड से इंफ्रास्ट्रक्चर, रिसोर्सेज और प्रोसेस कैपेबिलिटीज को कंसिडर किया जाता है। एक्सटर्नल साइड से मार्केट कंडीशंस, लीगल और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स और कस्टमर एक्सपेक्टेशन स्कोप को इन्फ्लुएंस करती हैं। अब आते हैं क्लॉज 4.2 इंटरेस्टेड पार्टीज से मिलने वाले इनपुट्स पर। कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट्स और कॉन्ट्रैक्ट्स स्कोप को डायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं। रेगुलेटरी और स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशंस स्कोप में ऑटोमेटिकली इंक्लूड होती हैं। इसके अलावा एम्प्लॉयज, सप्लायर्स और अन्य रेलेवेंट स्टेक होल्डर्स की एक्सपेक्टेशंस भी स्कोप डिफाइन करते समय कंसिडर की जाती हैं। कुछ और प्रैक्टिकल कंसिडरेशंस भी होती हैं। ऑर्गेनाइजेशन कितनी लोकेशंस या साइट्स पर ऑपरेट करती है, कोई आउटसोर्स्ड प्रोसेसेस हैं या नहीं, और कौन से प्रोडक्ट्स और सर्विसेज ऑफर किए जा रहे हैं। इन सभी इनपुट्स को कंसिडर करके ही एक रियलिस्टिक और इफेक्टिव QMS स्कोप डिफाइन किया जाता है। बाउंड्रीज एंड एप्लीकेबिलिटी ऑफ द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। अब क्लॉज 4.3 के एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पर आते हैं, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की बाउंड्रीज और एप्लीकेबिलिटी। सबसे पहले समझते हैं कि QMS बाउंड्रीज का मतलब क्या होता है। बाउंड्रीज QMS की लिमिट्स डिफाइन करती हैं, यानी ऑर्गेनाइजेशन को क्लियरली स्पेसिफाई करना होता है कि कौन सी लोकेशन स्कोप में इंक्लूडेड है, कौन से फंक्शंस और डिपार्टमेंट्स कवर किए गए हैं और कौन सी एक्टिविटीज आईएसओ 9001 के अंडर आती हैं। अब बात करते हैं एप्लीकेबिलिटी की। एप्लीकेबिलिटी यह एक्सप्लेन करती है कि आईएसओ 9001 की रिक्वायरमेंट्स ऑर्गेनाइजेशन में कहां-कहां अप्लाई होती हैं। जो भी एक्टिविटी डिफाइंड स्कोप के अंदर आती है उसके लिए यह मैंडेटरी होता है कि वह QMS प्रोसेसेस फॉलो करे और आईएसओ 9001 रिक्वायरमेंट्स को मीट करे। अब कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देखें। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस सिंगल साइट होती हैं, जबकि कुछ मल्टी साइट ऑपरेशंस में काम करती हैं। कहीं स्कोप सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट तक लिमिटेड होता है और कहीं मैन्युफैक्चरिंग के साथ डिजाइन भी इंक्लूडेड होता है। कुछ केसेस में स्कोप स्पेसिफिक प्रोडक्ट लाइंस को कवर करता है और कुछ ऑर्गेनाइजेशंस में सभी प्रोडक्ट स्कोप में होते हैं। अब ये बाउंड्रीज क्लियर होना इतना जरूरी क्यों है? क्लियर बाउंड्रीज ऑडिट्स के दौरान कंफ्यूजन प्रिवेंट करती हैं। यह इंश्योर करती हैं कि कोई क्रिटिकल प्रोसेस अनकंट्रोल्ड न रह जाए। साथ ही एम्प्लॉयज को भी यह क्लैरिटी मिलती है कि QMS के अंडर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। अब कुछ कॉमन मिस्टेक्स भी समझना जरूरी है। कई बार स्कोप में ऐसी एक्टिविटीज इंक्लूड कर ली जाती हैं जो ऑर्गेनाइजेशन एक्चुअली परफॉर्म ही नहीं करती। कभी कभी डिपार्टमेंट्स को बिना प्रॉपर जस्टिफिकेशन के एक्सक्लूड कर दिया जाता है और कुछ केसेस में लोकेशन कवरेज अनक्लियर रहती है।
इसीलिए क्लॉज 4.3 में बाउंड्रीज और एप्लीकेबिलिटी को क्लियर, रियलिस्टिक और बिजनेस अलाइंड रखना बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज कवर्ड अंडर द स्कोप। अब क्लॉज 4.3 के एक और इंपॉर्टेंट एलिमेंट पर आते हैं। QMS स्कोप में कौन से प्रोडक्ट्स और सर्विसेज कवर्ड होते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ISO 9001 सर्टिफिकेशन सिर्फ उन्हीं प्रोडक्ट्स और सर्विसेज पर अप्लाई होती है जो स्कोप में क्लियरली मेंशन्ड हो। जो भी प्रोडक्ट या सर्विस स्कोप में डिफाइन नहीं है वह QMS के बाहर माना जाता है। यही ट्रांसपेरेंसी कस्टमर्स, ऑडिटर्स और रेगुलेटर्स के लिए जरूरी होती है। अब स्कोप में क्या इंक्लूड किया जाना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन द्वारा मैन्युफैक्चर किए जाने वाले सभी प्रोडक्ट्स जो क्वालिटी को अफेक्ट करते हैं, ऐसी सभी सर्विसेज जो कस्टमर सेटिस्फैक्शन या कंफर्मिटी पर इम्पैक्ट डालती हैं। इसके साथ साथ वो एक्टिविटीज भी इंक्लूड होती हैं जो प्रोडक्ट या सर्विस कंफर्मिटी को इन्फ्लुएंस करती हैं। अब सवाल आता है, डिटेल कितना होना चाहिए। स्कोप क्लियर होना चाहिए लेकिन अननेसेसरी डिटेल से बचना चाहिए। प्रोडक्ट फैमिलीज या सर्विस कैटेगरीज मेंशन करना एक्सेप्टेबल होता है। वेग टर्म्स जैसे ऑल एक्टिविटीज या जनरल सर्विसेज बिना क्लैरिटी के अवॉइड करने चाहिए। कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स समझें। मैन्युफैक्चर ऑफ प्रिसिजन मशीन्ड ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स, या डिजाइन एंड डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल पैनल्स, या प्रोविजन ऑफ इट्स सपोर्ट एंड सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस सर्विसेज। अब ऑडिटर्स इस पॉइंट पर इतना फोकस क्यों करते हैं। ऑडिटर्स कंफर्मिटी सिर्फ स्टेटेड प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के विद इन ही वेरीफाई करते हैं। अगर एक्चुअल एक्टिविटीज और स्कोप में मिसमैच हो तो नॉन कंफर्मिटीज रेज हो जाती हैं। परमिसिबल एक्सक्लूजन्स इन ISO 9001-2015। अब क्लॉज 4.3 के सबसे क्रिटिकल और अक्सर मिसअंडरस्टूड पार्ट पर आते हैं। परमिसिबल एक्सक्लूजन्स इन ISO 9001/2015। सबसे पहले ये क्लियर कर लेते हैं कि ISO 9001:2015 एक्सक्लूजन्स अलाउ करता है, लेकिन बहुत स्पेसिफिक कंडीशंस के साथ। ISO के अकॉर्डिंग एक्सक्लूजन्स सिर्फ क्लॉज 8 ऑपरेशन से ही अलाउड हैं। इसके अलावा किसी भी और क्लॉज को एक्सक्लूड नहीं किया जा सकता। अब एक्सक्लूजन्स कब परमिसिबल मानी जाती हैं। रिक्वायरमेंट तभी एक्सक्लूड की जा सकती है जब वह ऑर्गेनाइजेशन पर एप्लीकेबल ही न हो और यह एक्सक्लूजन ऑर्गेनाइजेशन की एबिलिटी को अफेक्ट नहीं करनी चाहिए, न तो कंफर्मिंग प्रोडक्ट्स या सर्विसेज डिलीवर करने में और न ही कस्टमर सेटिस्फैक्शन एनहांस करने में। सबसे कॉमन एग्जाम्पल होता है डिजाइन एंड डेवलपमेंट का। अगर ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन एक्टिविटीज परफॉर्म ही नहीं करती तो क्लॉज 8.3 को एक्सक्लूड किया जा सकता है, लेकिन यह एक्सक्लूजन क्लियरली स्कोप स्टेटमेंट में जस्टिफाइड होनी चाहिए। अब यह भी समझना जरूरी है कि क्या अलाउड नहीं है। इम्प्लीमेंटेशन एफर्ट से बचने के लिए रिक्वायरमेंट्स को एक्सक्लूड करना अलाउड नहीं है। कोऑपरेशनल एक्टिविटीज को एक्सक्लूड नहीं किया जा सकता और बिना जस्टिफिकेशन के ब्लैंकेट एक्सक्लूजन्स बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। अब एक्सक्लूजन्स को डॉक्यूमेंट कैसे किया जाना चाहिए। एक्सक्लूजन को QMS स्कोप में क्लियरली मेंशन किया जाना चाहिए। जस्टिफिकेशन लॉजिकल और एविडेंस बेस्ड होनी चाहिए और रेलेवेंट पर्सनल को यह क्लियर होना चाहिए कि एक्सक्लूजन क्यों एप्लीकेबल है। ऑडिट्स के दौरान कुछ कॉमन इश्यूज देखने को मिलते हैं। एक्सक्लूजन क्लेम की जाती है लेकिन एक्चुअल डिजाइन एक्टिविटीज एग्जिस्ट करती हैं, या एक्सक्लूजन स्कोप में मेंशन नहीं होती, या जस्टिफिकेशन वीक या अनक्लियर होती है। इसीलिए क्लॉज 4.3 में एक्सक्लूजन्स हैंडल करते समय ट्रांसपेरेंसी, लॉजिक और एविडेंस तीनों बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। डॉक्यूमेंटेड स्कोप स्टेटमेंट। अब क्लॉज 4.3 के एक बहुत इंपॉर्टेंट और मैंडेटरी रिक्वायरमेंट पर आते हैं। डॉक्यूमेंटेड स्कोप स्टेटमेंट। यहां कोई एम्बिग्युइटी नहीं है। ISO 9001:2015 क्लियरली रिक्वायर करता है कि QMS स्कोप डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन के रूप में मेंटेन किया जाए। ये स्कोप रेलेवेंट इंटरेस्टेड पार्टीज के लिए अवेलेबल भी होनी चाहिए ताकि सर्टिफिकेशन के कवरेज को लेकर कोई कंफ्यूजन न रहे। अब समझते हैं कि एक स्कोप स्टेटमेंट में क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहले नेचर ऑफ बिजनेस क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद कौन से प्रोडक्ट्स और सर्विसेज कवर्ड हैं, कौन सी लोकेशन स्कोप में इंक्लूडेड है, और अगर कोई परमिसिबल एक्सक्लूजन है तो उसकी क्लियर और लॉजिकल जस्टिफिकेशन भी होनी चाहिए। अब एक गुड स्कोप स्टेटमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स देखें। स्कोप क्लियर और कंसाइज होनी चाहिए। यह ऑर्गेनाइजेशन की एक्चुअल बिजनेस ऑपरेशंस को रिफ्लेक्ट करे। कहीं भी एम्बिग्युइटी या वेग वर्डिंग नहीं होनी चाहिए। और एम्प्लॉइज व ऑडिटर्स
दोनों के लिए इजीली अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए। कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स समझें। डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ऑटोमोटिव शीट मेटल कंपोनेंट्स एट पुणे प्लांट, या मैन्युफैक्चर एंड सप्लाई ऑफ प्रिसिजन प्लास्टिक मोल्डेड कंपोनेंट्स एक्सक्लूडिंग डिजाइन एंड डेवलपमेंट। अब स्कोप यूजुअली कहाँ डिस्प्लेड होती है? कई ऑर्गेनाइजेशंस इसे क्वालिटी मैनुअल में मेंशन करती हैं, अगर मैनुअल मेंटेन किया जाता है। कंपनी वेबसाइट पर भी स्कोप शो की जाती है। नोटिस बोर्ड्स या डॉक्यूमेंटेड प्रोसीजर्स में डिस्प्ले होती है, और सर्टिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स में तो स्कोप ऑलवेज मेंशन रहती है। ऑडिटर स्कोप को इतनी केयरफुली रिव्यू क्यों करते हैं? क्योंकि पूरा ऑडिट प्लानिंग स्कोप के बेसिस पर होता है। सर्टिफिकेशन डिसीजन भी स्कोप की एक्यूरेसी पर डिपेंड करता है। अगर स्कोप मिसलीडिंग या इनकरेक्ट हुई तो मेजर नॉन कन्फॉर्मिटीज तक रेज हो सकती हैं। इसीलिए क्लॉज 4.3 में डॉक्यूमेंटेड स्कोप स्टेटमेंट को क्लियर, एक्यूरेट और बिजनेस अलाइंड रखना बहुत क्रिटिकल माना जाता है। कॉमन नॉन कन्फॉर्मिटीज रिलेटेड टू QMS स्कोप। अब क्लॉज 4.3 के लास्ट प्रैक्टिकल पार्ट पर आते हैं। QMS स्कोप से रिलेटेड कॉमन नॉन कन्फॉर्मिटीज। ऑडिट्स के दौरान सबसे टिपिकल फाइंडिंग ये होती है कि स्कोप बहुत ब्रॉड होती है और एक्चुअल बिजनेस एक्टिविटीज को रिफ्लेक्ट नहीं करती। कभी कभी स्कोप जानबूझकर बहुत नैरो रखी जाती है ताकि कुछ ISO रिक्वायरमेंट्स अवॉइड की जा सकें, जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है। एक और कॉमन इश्यू यह है कि ऑर्गेनाइजेशन कुछ प्रोडक्ट्स या सर्विसेज परफॉर्म कर रही होती है, लेकिन वे स्कोप स्टेटमेंट में मेंशन ही नहीं होते। एक्सक्लूजन्स भी कई बार प्रॉपर जस्टिफिकेशन के बिना स्टेटेड होती हैं। अब कुछ कॉमन मिस्टेक्स समझते हैं जो ऑर्गेनाइजेशंस अक्सर कर बैठती हैं। किसी दूसरी कंपनी से कॉपी पेस्ट स्कोप यूज कर लेना, बिजनेस में चेंजेस होने के बाद स्कोप अपडेट न करना और मिसमैच होना एक्चुअल ऑपरेशंस, स्कोप स्टेटमेंट और ऑडिट एविडेंस के बीच। ऑडिट्स में ऐसे ऑब्जर्वेशंस रेगुलरली देखने को मिलते हैं, जैसे स्कोप डज नॉट इंक्लूड डिजाइन एक्टिविटीज दो डिजाइन इज बीइंग परफॉर्म्ड, या मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस ऑब्जर्व्ड आर नॉट कवर्ड अंडर द डिफाइंड स्कोप, या स्कोप डज नॉट क्लियरली डिफाइन लोकेशंस इंक्लूडेड इन द QMS। अब पुअर स्कोप डेफिनेशन का इम्पैक्ट क्या होता है? इससे मेजर नॉनकन्फॉर्मिटीज रेज हो सकती हैं, सर्टिफिकेशन डिले हो सकती है, या एक्सट्रीम केसेस में सस्पेंशन तक हो सकता है। सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि कस्टमर्स के सामने ऑर्गेनाइजेशन की क्रेडिबिलिटी इम्पैक्ट होती है। इसीलिए क्लॉज 4.3 में QMS स्कोप को कैजुअली डिफाइन नहीं किया जाना चाहिए। ये QMS की बाउंड्री, कंट्रोल और सर्टिफिकेशन क्रेडिबिलिटी का बेस होता है। क्लॉज 4.3 इन प्रैक्टिस। अब क्लॉज 4.3 को प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के थ्रू कंक्लूड करते हैं, ताकि स्कोप डिफाइन करने की रियल लाइफ एप्लीकेशन पूरी तरह क्लियर हो जाए। सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का एग्जाम्पल लेते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन ऑटोमोटिव फास्टनर्स मैन्युफैक्चर करती है और उसके 2 लोकेशंस हैं। इस केस में QMS स्कोप डिफाइन किया गया। मैन्युफैक्चर ऑफ ऑटोमोटिव फास्टनर्स एट प्लांट 1 एक्सक्लूडिंग डिजाइन एंड डेवलपमेंट। अब रीजनिंग समझें। इस ऑर्गेनाइजेशन में डिजाइन कस्टमर की तरफ से प्रोवाइडेड है। ऑर्गेनाइजेशन खुद सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग और इंस्पेक्शन एक्टिविटीज परफॉर्म करती है। ऑडिट के दौरान ये वेरीफाई किया गया कि स्कोप एक्चुअल ऑपरेशंस से मैच करता है, डिजाइन एक्सक्लूजन प्रॉपर्ली जस्टिफाइड थी और ऑडिटर ने इसे एक्सेप्ट किया। अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं मल्टी लोकेशन ऑर्गेनाइजेशन का। इस ऑर्गेनाइजेशन के पास एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है और एक कॉर्पोरेट ऑफिस भी है। QMS स्कोप डिफाइन किया गया। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल कंट्रोल पैनल्स एट चेन्नई प्लांट। यहां क्लैरिफिकेशन दी गई कि कॉर्पोरेट ऑफिस स्कोप में इंक्लूड नहीं है, क्योंकि उसकी एक्टिविटीज प्रोडक्ट कंफॉर्मिटी को डायरेक्टली अफेक्ट नहीं करती। ऑडिट के रिजल्ट में बाउंड्रीज क्लियर थी, ऑडिट प्लानिंग स्मूथ रही और सर्टिफिकेशन ऑडिट के दौरान कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ। इन एग्जाम्पल्स से यह क्लियर होता है कि क्लॉज 4.3 का फोकस परफेक्ट वर्डिंग पर नहीं, बल्कि एक्चुअल बिजनेस रियलिटी पर होता है। अगर स्कोप रियलिस्टिक है, प्रॉपर्ली जस्टिफाइड है और ग्राउंड ऑपरेशन से मैच करता है, तो क्लॉज 4.3 इफेक्टिवली इंप्लीमेंटेड माना जाता है। अब इस सर्विस इंडस्ट्री एग्जाम्पल के साथ क्लॉज 4.3 को पूरी तरह कंक्लूड करते हैं। एक इट सर्विसेज कंपनी एप्लीकेशन सपोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर मॉनिटरिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है। इस ऑर्गेनाइजेशन ने अपना QMS स्कोप डिफाइन किया, प्रोविजन ऑफ इट सपोर्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर मॉनिटरिंग सर्विसेज। इस स्कोप का रिजल्ट ये रहा कि
सभी कस्टमर फेसिंग सर्विसेज क्लियरली QMS के अंडर आ गईं। साथ ही इंटरनल सपोर्ट फंक्शंस भी QMS रिक्वायरमेंट्स के साथ प्रॉपर्ली अलाइन हो गईं। अब इन सभी एग्जाम्पल्स से जो कि लर्निंग निकल कर आती है वह बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात, QMS स्कोप हमेशा एक्चुअल बिजनेस एक्टिविटीज को रिफ्लेक्ट करना चाहिए। दूसरी बात, अगर कोई एक्सक्लूजन है तो वह लॉजिकल और एविडेंस बेस्ड होनी चाहिए। और जब स्कोप सही तरह से डिफाइन होता है तो कई चीजें ऑटोमेटिकली इजी हो जाती हैं। ऑडिट्स, QMS इम्प्लीमेंटेशन और सर्टिफिकेशन डिसीजंस। यही रीजन है कि क्लॉज 4.3 को ISO 9001 में एक फाउंडेशनल क्लॉज माना जाता है, क्योंकि यही तय करता है कि क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम कहाँ अप्लाई होता है और कैसे ऑपरेट करता है।